नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 20 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एट्रीब्यूट MSA के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा एट्रीब्यूट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, किस तरह के 3 वेरिएशन होते हैं जो एट्रीब्यूट डाटा में होते हैं, किस तरीके से स्टडी की जा सकती है 5 स्टेप से और कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अक्सर घर में देखा जाता है कि जब हमारी वाइफ चाय बना के लाती है और चाय पीते हैं, किस दिन बोलते हैं चाय बहुत ही अच्छी है, किस दिन बोलते हैं चाय में चीनी ज़्यादा है, किस दिन बोलते हैं चीनी कम है, आज बहुत गाढ़ी चाय बनी है, आज बहुत हल्की चाय बनी है। ऐसा क्यों होता है कि जब एक ही चाय रोज़ बन रही है तो उसमें इतना वेरिएशन क्यों होता है? कुछ इसी तरह से एट्रीब्यूट स्टडी में भी होता है, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग वही काम कर रहे हैं, वही कंपोनेंट्स हैं, वही इक्विपमेंट हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट डिफरेंट आते हैं, सेम रिज़ल्ट नहीं आते हैं। और अक्सर सही को गलत और गलत को सही हम कर देते हैं। तो वही हम काम करते हैं एट्रीब्यूट MSA स्टडी में। तो सबसे पहले समझते हैं ये डिफरेंस क्या होता है एट्रीब्यूट डाटा में और वेरिएबल डाटा में। जब हम एट्रीब्यूट डाटा की बात करते हैं तो हमारा मतलब ऐसे डाटा का होता है जिसको हम नाप नहीं सकते। हम कह सकते हैं ठंडा है या गर्म है, हम बोल सकते हैं कि सही है या गलत है, सफ़ेद है या काला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसकी इतनी वैल्यू है। उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डाटा। वहीं जब वेरिएबल डाटा की बात करते हैं तो वो डाटा होता है जिसको हम नाप सकते हैं। ये लंबाई इतनी है, ये चौड़ाई इतनी है, या हाइट इतनी है, जहाँ पर हम कोई वर्नियर, माइक्रोमीटर किसी का इस्तेमाल करके हम एक सर्टन वैल्यू को डिफाइन करते हैं। वो होता है वेरिएबल डाटा। जब हम एरर की बात करते हैं तो जनरली जब एट्रीब्यूट MSA की बात करते हैं तो 3 तरह का एरर आता है। जो सबसे पहला एरर आता है वो एरर आता है जो कि एक इंडिविजुअल जब 3 बार एक रीडिंग को पढ़ता है या मेज़रमेंट करता है या उसको कहता है कि सही है गलत है, एक तो वो एरर होता है। जो दूसरा एरर होता है वो होता है बिटवीन अप्रेजर, यानी कि जनरली 2 या 3 लोग जब एक स्टडी को करते हैं तो उनके बीच में क्या एरर आता है। और जो तीसरा एरर आता है वो एरर आता है कि हर अप्रेजर का मास्टर के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है उसको मॉनिटर करते हैं। अब जनरली जब भी हम ये मेज़रमेंट करते हैं तो उसको समझने से पहले 2 तरह के एरर समझने बहुत ज़रूरी है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जब हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं तो प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कि ऐसे एरर के बारे में जहाँ पर कोई सही पार्ट ऐसा होता है और उसको हम गलत बोल देते हैं। अक्सर इसको फॉल्स अलार्म भी बोला जाता है और अक्सर इसको एक प्रोड्यूसर रिस्क भी बोला जाता है, क्योंकि जो बनाने वाला उसका नुकसान है क्योंकि जो सही पार्ट था वो गलत हो गया। वहीं दूसरी तरफ होता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर ऐसा होता है जहाँ पे जो बैड पार्ट होता है, ख़राब पार्ट होता है, अक्सर हम उसको सही कह देते हैं। इसको अक्सर मिस रेट भी बोलते हैं और ये कंज्यूमर रिस्क भी माना जाता है, क्योंकि हमने सोचा कि ये पार्ट सही है और हमने कंज्यूमर को भेज दिया, लेकिन एक्चुअली में पार्ट तो ख़राब था। अगर हमें अच्छे ढंग से एट्रीब्यूट स्टडी करनी तो 5 की स्टेप्स हैं। अगर उसको हम ठीक से फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो ठीक आएगा और हम सही डिसीजन ले पाएंगे इस बारे में कि ये स्टडी सही है और इसके रिज़ल्ट को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरी कोशिश समझाने में इस बारे में है कि ये स्टडी कैसे करनी है। उसका जो फार्मूला है उन सब में मैंने ज़्यादा फोकस ना करके इसको समझने में ज़्यादा आपको फोकस किया। तो जो पहला स्टेप है वो बात करता है प्लानिंग के बारे में। जो दूसरा स्टेप है वो बात करता है कैसे स्टडी को कंडक्ट करना है। तीसरा स्टेप बात करता है कैसे रिजल्ट को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना है। चौथा बात करता है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मेजरमेंट सिस्टम को। और पांचवा बात करता है कि ऑनलाइन इवैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि इस स्टडी को कैसे प्लान करना है उसकी बात करता हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लानिंग ठीक से नहीं हुई तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कभी भी ऐसा नहीं है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो या वो सही होगा। तो प्लानिंग को सबसे ज़्यादा फोकस और इम्पॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। तो कुछ बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है प्लानिंग में। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमें सैम्पल साइज़ को डिसाइड करना है कितना होगा। एज़ पर AIG का जो मैनुअल है उसके हिसाब से 50 सैम्पल्स होने चाहिए। अगर कस्टमर की कोई स्पेसिफिक अलग से रिक्वायरमेंट है उस केस में हम कर सकते हैं। और ये कंप्लीट लॉट का होना चाहिए, इसमें सारी वेरिएशन को कंसिडर किया होना चाहिए। और इसमें जनरली 50% गुड एंड 50% बैड पीस होते हैं, प्लस इसके अंदर 30% मिक्सिंग होनी चाहिए बॉर्डर लाइन पीसेस की। बॉर्डर लाइन पीस वो होते हैं जो कि हमें लगता है कि ख़राब है लेकिन एक्चुअली में सही होते हैं, और ऐसे जो सही है लेकिन एक्चुअली में ख़राब होते हैं। उन दोनों को हमें लेके डिसाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सैंपल की बात करें तो उसमें एक ही तरह का डिफेक्ट होना चाहिए, बहुत सारे डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज से कन्फ्यूजन हो जाएगी।
जो भी ऑपरेटर होने चाहिए वो ऑलरेडी ट्रेंड होने चाहिए। वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी है वो होना चाहिए जो एक्चुअल है, रियल है। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हम स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में चेक कर रहे हैं, उससे फिर वो बात बन के आती नहीं किस तरह से हम करना चाहते हैं। जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है स्टडी को कंडक्ट करना। अगेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टडी को हमने ठीक से कंडक्ट किया तो जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल होगा और उस पर विश्वास कर सकते हैं। बट अगर स्टडी ठीक से नहीं की तो जो भी रिजल्ट आएगा उस पर आप कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इस बारे में है कि हमें टाइम और जगह डिसाइड करनी है कि हमें कहाँ करना है। और ये बात हमें समझनी है कि ये एक ब्लाइंड स्टडी है, यहाँ पे जिससे मेजरमेंट करवा रहे हैं उसे नहीं पता है कि उन पार्ट्स का क्या है। देन टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम मास प्रोडक्शन में देखते हैं तो किसी भी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करने के लिए मे बी 3, 4, 5, 10 सेकेंड मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जितने पीस देने हैं उनको उसी हिसाब से मेजरमेंट करनी है, उसको उतना ही टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। और अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको भी हमें कहीं रिकॉर्ड करना है और ये इंश्योर करना है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कभी भी इंस्पेक्टर को, जो भी ऑपरेटर, से पता ना चले, क्योंकि वो एक पीस को 3 बार चेक करने वाला है। तो उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि पिछली बार उसने रीडिंग क्या दी है क्या नहीं दी है, उस तरह की जानकारी उसको नहीं आनी चाहिए। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एनालाइज है, कि हमें अब एनालाइज करना है कि रिज़ल्ट क्या है, उसको इंटरप्रेट करना है। क्योंकि जो भी स्टडी हमने की अगर उसको हमने ठीक से एनालाइज नहीं किया और उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट नहीं किया तो हमारी जो पहला स्टेप है दूसरे स्टेप की जो भी मेहनत है बेकार हो जाएगी। तो यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कापा वैल्यू की हम बात करते हैं। तो जो कापा वैल्यू है उसका अगर रिज़ल्ट 1 आ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, एक्सेलेंट है, वर्ल्ड क्लास है। बट जनरली अगर कापा वैल्यू 0.75 से ज़्यादा आ रही है तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम ठीक है। इसका मतलब एरर तो है बट ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे TVS है, उसका अगर आप सप्लायर मैनुअल देखेंगे तो वहाँ पर वो कापा वैल्यू को नहीं मानता है। देन अगर कापा वैल्यू उससे कम आ रही है, 0.4 से 0.75 आ रही है, तो कंडीशनली एक्सेप्ट है। हमें जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों हम ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट करें जहाँ पे इतना वेरिएशन आ रहा है। बट अगर उससे कम है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देन जब हम एनालाइज कर रहे हैं डाटा को तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कोई भी एक इंस्पेक्टर ने जो 3 रीडिंग ली है उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। अगर उसमें वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो स्टडी को हमें वहीं फेल कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो रिजल्ट ठीक आ रहा है तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि अब स्टैंडर्ड से मेज़र कर सकते हैं, प्लस दूसरे इंस्पेक्टर के साथ हम कैलिब्रेट कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, और उसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि रिज़ल्ट कितना आ रहा है, और ग्राफ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आता है कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं मेजरमेंट सिस्टम को। हमने एक बार तो कर लिया लेकिन उससे हमें कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इस स्टेप में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि हमें ये देखना है कि अगर बाई चांस जो रिज़ल्ट आते हैं वो नहीं आते हैं जो हमें चाहिए, तो क्या हमें इंस्पेक्टर को की ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए हमें क्या करना है। और अगर ट्रेनिंग देनी है तो हमें ये भी देखना है कि क्या उसको उस कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना आता था, नहीं आता था, क्या उसको क्लैरिटी थी कि किस तरह से करना है, कोई विजन का इशू था। और अगर रिज़ल्ट ठीक आता है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसको हम और बेटर कर सकते हैं या कैसे इसको और चैलेंजिंग बना सकते हैं। जो बॉर्डर लाइन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो टाइप 1 एंड टाइप 2 कह रहे हैं, उनको हम कितना ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑनगोइंग वैल्यूएशन, कि कैसे हम रेगुलरली इंप्रूव करें। जो अक्सर हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला स्टेप है कि हमें ये देखना है कि क्या हमने सारे इंस्पेक्टर्स को कवर किया है, ऐसा तो नहीं किसी को किया सैम्पलिंग बेसिस में, किसी को छोड़ दिया। अगर कोई नया इंस्पेक्टर आ रहा है क्या हमने उसको कवर किया है, नहीं किया। क्या हमने कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रखी है कि हमें हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने में करना है, उसको डिफाइन करके उसको रेगुलरली करना है। और अगर हमें लगता है कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई है, कोई नया तरह का डिफेक्ट आ गया है, कोई नए बॉर्डर लाइन केसेस आ गए हैं जो अब पास ऑन हो रहे हैं कस्टमर को, तो उस केस में भी हमें अपने सैम्पलिंग को चेंज करना है, नए सैंपल्स बनाने हैं और दोबारा से असेस करना है कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो अगर मैं समरी करूं तो मैंने आपसे बात की एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है, वेरिएबल डाटा क्या होता है, किस तरह के 3 एरर्स हैं जो आते हैं जब हम स्टडी करते हैं। देन मैंने बात की टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में, इसमें क्या फ़र्क है। देन मैंने 5 स्टेप के बारे में बात की कि अगर इन 5 स्टेप्स को हम ठीक से फॉलो करेंगे तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम एनालाइज कर सकते हैं और उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं।
अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ एक ब्लॉग आपको मिलेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। और अगर इस तरह के वीडियोस को आप आगे भी देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं तो हमेशा कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।